नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। मेरा नाम है प्रशांत और करंट अफेयर की वो क्लास जो आपके पूरे के पूरे सिलेबस को, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होती है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपके मोस्टली यूपी पीसीएस मेंस में आपको काम आएंगे और साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स के लिए जितनी भी एग्जाम्स है, स्टेट पीसीएस, पीसी, यूपीएससी या और अन्य एग्जाम, उनके लिए टॉपिक्स काम में आएंगे। मोस्टली ये जो क्लास हम लेते हैं वो आपके टोटली आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के साथ साथ आपको मेंस आंसर राइटिंग में अच्छा मटेरियल मिल सके और ऐसे में भी मतलब कई ऐसे टॉपिक्स में चुनता हूं कि जिसमें आपको ऐसे को भी यहाँ आपका काम आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आप जल्दी से जल्दी जो क्लासेस को लाइक करके शेयर करिए और क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मोटापा विरोधी अभियान चला है। मोस्टली आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है हमारे, वो मन की बात करते हैं संडे के दिन। और एक उनका क्या होता है कि भाई जो वो मन की बात में ऐसे टॉपिक्स को, ऐसी चीजों को सामने लेकर आते हैं जिसमें कोई बात नहीं करना चाहता। वो कई ऐसे लोगों को, ऐसे कामों को, ऐसे घटनाओं को, ऐसे इनिशिएटिव्स को, जो पर्यावरण के इनिशिएटिव्स होंगे या जिनमें समाज में बदलाव लाने वाले जो इनिशिएटिव्स या जैसे लोग होंगे, उन लोगों के लिए मोस्टली उन लोगों की बात करते, ऐसे टॉपिक्स पर बात करते जो स्टीरियोटाइप्स है या एक समाज में बहुत अच्छा सकारात्मक बदलाव हो, इसलिए ये बहुत अच्छी चीजें करते हैं। तो उन्होंने इस बार के जो उनका मन की बात प्रोग्राम हुआ, उसमें मोटापे को लेकर काफी बड़ी मतलब उन्होंने चिंता जाहिर की है। और एग्जैक्टली ओबेसिटी जो है बहुत, इट इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर इंडिया, राइट। देखिए, मोटापा जो है एक बहुत चर्चा, मोटापा जो है एक बहुत ही संकट, ये दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट है और खास करके भारत के सामने भी। क्योंकि आजकल आपने देखे होंगे कि हम लोग या उससे पहले वाली जनरेशन या हमारे माता पिता, वो कभी ऐसे मोटे बिल्कुल आपको नहीं दिखे होंगे। मगर आज के समय में बच्चे देख लो आप कैसे मोटे। क्योंकि एक चीज है, अभी अगर आज के सिर्फ 50 साल पहले आप जाओगे, 50 भी ज्यादा ही बोल रहा हूं मैं वैसे तो, या आप अगर 30 साल या 40 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो किसी एक घर में, किसी भी घर में, एक हाउस होल्ड की मैं बात कर रहा हूं, वहां आपको रेडी टू ईट, जिसे हम कहते हैं रेडी टू ईट, राइट, रेडी टू ईट फूड जो होता है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता, मतलब बहुत कम अवेलेबल होता है। और अगर होता भी था तो हमारे घरों में आपने देखा होगा क्या होता था, लड्डू होते थे, या जिसे हम नमकीन कहते हैं, या फरसान होता था, या और वो भी ऐसा होता था कि बहुत दिनों तक नहीं चलता था, राइट। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि रेडी टू ईट फूड जो था हमारे घरों में, हाउस होल्ड्स में बहुत कम हुआ करता था, बहुत कम। और आपने देखा होगा कि मुश्किल से 500 कैलोरीज या 1000 कैलोरीज भी नहीं होगी, इतना कम फूड घरों में हुआ करता था एक समय पर। मगर आज के डेट में हर चीज क्या मिल रही है मार्केट में, रेडी टू ईट, राइट, रेडी टू ईट मिल रही है। और पैकेज फूड जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पैकेज फूड। अब ये पैकेज फूड क्या होता है, इसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिसे प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। प्रिजर्वेटिव्स माने क्या होता है कि भाई जिस अनाज की या जो भी अन्न है, या जो भी मान लीजिए जैसे सूप है, या तलने के लिए जो मैकेन्स मिलते हैं, या कोई भी चीज, वो चीज जो है कई दिनों तक उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। उसकी शेल्फ लाइफ क्या होता है कि मार्केट में, दुकान में अगर आपने वो पैकेज रखा है तो वो कई दिनों तक चले, मतलब इसकी एक्सपायरी डेट एक एक साल तक, ऐसे फूड्स होते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट एक एक साल तक होती है। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज इन इंडिया देर इज नो सच काइंड ऑफ फूड टू रेडी टू ईट फूड। सो उसके कारण क्या होता था कि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता था, आप मोटे नहीं होते थे। बट नाउअडेज जब आप हर चीज, आप क्या खा रहे हो, बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज कोई खाने की चीज है, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि 300 साल पहले, सिर्फ 300 साल पहले, ओनली 300 ईयर्स एगो, पोटैटो जो है, बटाटा जिसे हम कहते हैं, आलू, आलू भारत में आया है ओनली 300 साल पहले। सिर्फ 300 साल पहले भारत के इतिहास में, भारत के लोगों के अन्न में आलू था ही नहीं। आज ये बात कोई बिलीव नहीं करेगा, राइट। वही हाल शुगर का है और यही हाल सब, ये जो हमारे भारत की
खाने की पद्धति थी, भारत की खाने की पद्धति में एक चीज हमेशा कहा जाता था कि सूरज डूबने से पहले खाना खा लीजिए। अब देखो हम रात के कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे, कोल्ड ड्रिंक तो हमारे जो हमारी मानव जो भारत की सभ्यता है, पूरी की पूरी सभ्यता में कभी कोल्ड ड्रिंक रही ही नहीं है। तो ये सब चीजें के कारण क्या हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। और ये मोटापा क्या कर रहा है, जो हमारी हेल्थ इंडस्ट्री है, हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर पे दबाव बढ़ा रहा है, राइट, प्रेशर दे रहा है। और ये मोदी जी ने इसको क्यों इस टॉपिक को लिया, मोस्टली इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया, मोटापा विरोधी कैंपेन, एंटी ओबेसिटी कैंपेन लॉन्च किया। और क्यों किया, क्योंकि ये फ्रेंच फ्राइज, ये कोल्ड ड्रिंक, ये बर्गर, हॉट डॉग, चिप्स एंड मेनी अदर थिंग्स लाइक पिज्जा, ये बच्चे ज्यादातर खा रहे हैं। और जो बच्चे ये खा रहे हैं उनमें आने वाली जनरेशन में ये सारी चीजें बढ़ रही है, राइट। इन्होंने इसीलिए इस पर बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि जो पिछले सालों में, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, पिछले 30-40 सालों में, और मैक्सिमम 50 सालों की मैं बात कर रहा हूं, इसमें जो है पिछले कुछ सालों में मोटापा जो है, इसमें मोटापा के जो मामले हैं उसमें दोगुनी, मतलब लिटरली डबल वो हो रहे हैं। और बच्चों में तो ये समस्या 4 गुना। आप सोचिए, अगर आज के 10 साल पहले अगर एक बच्चे को होता तो आप 4 बच्चे आपको दिखेंगे कि जो मोटापा से लड़ रहे हैं। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनने कहा कि 2022 में लगभग 250 करोड़ लोग ओवरवेट थे। जो बीएमआई होता है हमारा, राइट, एक इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स, वो अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में लगभग 250 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ओवरवेट है, राइट। एक लास्ट ईयर एक मूवी आई थी, उसको शायद ऑस्कर भी मिला था लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर होगा शायद, मैं नाम भूल रहा हूँ। वो ओबेसिटी पर ये कैसे एक आइलैंड पर कोक और पिज्जा ने पूरी देश को, छोटा सा आइलैंड है और सारे के सारे लोग वहां पे ओबेसिटी पर काम कर रहे हैं। मतलब बहुत मोटापा मोटापा वहां की सबसे बड़ी समस्या हो रखी है। अपार्ट फ्रॉम मोदी जी ने इस समस्या से निपटने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए भी काम किया है। और उन्होंने कहा कि भाई मैं 10 बड़ी हस्तियों को नॉमिनेट कर रहा हूं, जैसा स्वच्छता के कार्यक्रम में भी किया था, 10 लोगों को नॉमिनेट किया था। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप 10 लोगों को नॉमिनेट करते हो, वो लोग इसके लिए जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा है कि भाई मोटापा लड़ने के लिए एक सरल और प्रभावी उपाय को भी सुझाया है कि जो सेलिब्रिटी लोग हैं, स्पोर्ट्स से, बॉलीवुड से, या रिसर्च एंड साइंटिस्ट एंड लाइक एजुकेशन से, वो लोग जिनको दुनिया जिनको आदर्श मानती है, ऐसे लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया है और बताया है कि आप इस पर जो है कैंपेन करिए। 8 में से 1 भारतीय, देखो आंकड़े कितने कितने डरावने हैं ये, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना डरावना आंकड़ा है कि 8 भारतीयों के, जो 8 भारतीयों को अगर आप लोगे तो उनमें से 1 भारतीय व्यक्ति, 8 में से 1 भारतीय व्यक्ति जो है इससे प्रभावित है। और आप सोचो कि भारत की जनसंख्या कितनी है, 150 सीआर के आसपास। तो आप सोचो कि 8 में से 1 भारतीय जो है मोटापे से परेशान है, और बच्चे खास करके बच्चे है ही। मैंने कहा कि आजकल बच्चों को क्या अच्छा लगता है, उनको आप आलू का पराठा उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगेगा फ्रेंच फ्राइज चाहिए, उनको बर्गर पिज्जा ये अच्छा लगेगा। तो ये चीज बहुत ही डरावनी चीज है। मोदी जी ने तेल की खपत, ऑयल, अब भारत में तो ये और एक पागलपन है, राइट, ऑयल खाने का पागलपन। मतलब जब तक तर्री ना दिखे खाने में, तर्री बोलते हैं ना हम लोग महाराष्ट्र में, राइट, ऊपर जो कट ना दिखे, कट, जैसे वो मिसल वगैरह पाव में होता है, पूरा लाल 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 तेल ऐसे ऊपर से दिखता है, आई हेट इट एक्चुअली। बट ये तेल की खपत के लिए भी मोदी जी ने बात करी है कि तेल की खपत जो है कम होनी चाहिए। और उसमें कहा है कि कम से कम 10% तो आप इसको कम करिए, तेल की खपत को कम लाइए मिनिमम। और उन्होंने कहा कि 10% तेल अगर हम कम खाएंगे तो हमारी जो ओबेसिटी है उस समस्या को भी हम टैकल कर पाएंगे। और आप सिर्फ आप खुद, मतलब मान लीजिए अगर मैं 10% तेल मेरे घर में जो कंज्यूम होता है उसमें अगर 10% तेल कम कर रहे हो खाने का, तो और 10 लोगों को भी प्रेरित करिए, उनको भी बताइए कि आप भी तेल की खपत कम करिए, खाने में तेल कम डालिए। मोटापे की जो बढ़ती दर है, स्वास्थ्य पर को उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और विशेषज्ञों ने कहा है कि ये जो मोटापा है ये बहुत ही डेंजरस है फॉर द योर फ्यूचर,
आप अपने काम की गति आपकी स्लो हो जाती है, आप जितना एफिशिएंसी से काम कर सकते हो काम नहीं कर सकते। और मोटापा सिर्फ मोटापा नहीं है, वो इट्स कम फॉर बंच ऑफ मेनी मेनी डिसीजेस एक्चुअली। मोटापा होते ही आपको और भी सारी डिसीज आएगी, आपकी डेली रूटीन जिंदगी भी स्लो हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट शुगर की तरफ आप बढ़ोगे, बीपी की तरफ जाओगे, हार्ट डिसीज की तरफ जाएंगे। आई मीन जो उम्र दराज लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको फिर हार्ट डिसीज। खैर अब नाउअडेज हार्ट अटैक इज वेरी कॉमन इन यंगस्टर्स आल्सो, राइट। सो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ जो बूढ़े लोग हैं उन्हीं को हार्ट अटैक होगा, अब हम ये भी नहीं कह सकते, राइट। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश 10 सेलिब्रिटी, कौन से सेलिब्रिटी को नॉमिनेट किया है मोदी जी ने? तो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उद्योगपति आनंद महिंद्रा, अभिनेता आर माधवन, दिनेश लाल यादव निरूहा जिसे कहते हैं, और जो भोजपुरी के कलाकार है और अपने सांसद भी है अभी, इस मोहनलाल, मलयालम इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम, इट्स वेरी, दृश्यम जो अजय देवगन की मूवी है जो ओरिजिनल जिन्होंने करी है वो मोहनलाल जी, बहुत ही वर्सटाइल एक्ट्रेस। मनु भाकर है, अपनी दो ओलंपियन मेडल उन्होंने जीते थे पेरिस में, राइट, पेरिस ओलंपिक में। मीराबाई चानू है, भारत्तोलक है वो। इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकेनी जो आधार पर भी जिन्होंने काम किया है और उनकी कई सारी किताबें भी है, इट्स वेरी फेमस पर्सनालिटी। श्रेया घोषाल है, बहुत ही जिसे हम वर्सटाइल गायिका कहते हैं। राज्यसभा सांसद है सुधा मूर्ति। इन 10 लोगों को मोदी जी ने नॉमिनेट किया है और कहा है कि कम से कम आप लोग जो है ओबेसिटी पे बात करिए, ओबेसिटी के लिए जन जागरूकता करिए और तेल की खपत कम से कम 10% कम करनी है। इस संदेश को अन्य लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करिए। लाभ क्या होगा? 10% ही अगर आप तेल कम कर लेते हो, 10%, तो क्या लाभ होगा? कई स्वास्थ्य लाभ होगा। सबसे बड़ा तो वेट कंट्रोल, आपका जो अननेचुरली वजन बढ़ रहा है, राइट। देखो जैसे ही मोटापा होगा, ये सारी जो कूड़ा कचरा जिसे मैं कहता हूँ, बर्गर, हॉट डॉग, पिज्जा, ये जैसे आप खाओगे, टाइम से खाना नहीं खाओगे, और भी कई सारी चीजें, मैं सिर्फ ये सब चीजों को, खैर मैं तो विरोधी करता हूँ बर्गर पिज्जा का, वो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। वंस एंड वाइल आपने कभी खा लिया साल भर में तो अलग बात है, राइट। अब तेल में क्या होता है, जैसे हाई कैलोरीज होती है, राइट, क्योंकि हम रिफाइंड तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कौन सा तेल? फैक्ट्री से। पहले क्या होता था कि हमारे माता पिता है ना, मूंगफली, तिल या और अन्य चीजें लेके जाते थे और वो लकड़ी का कोल्हू होता था, वहां से तेल निकाल के देते थे, तो वो तेल। बट अब उस तेल की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल डाले जा रहे, ताकि जिससे क्या हो, आप लोगों को वो तेल सालों साल चलता रहे। और वो यही कारण, उसमें हाई कैलोरीज होती है और इसका तेल का ज्यादा सेवन वजन बढ़ाने में बहुत कारक, सबसे बड़ा कारक होता है। और इसमें जो है कैलोरी का सेवन कंट्रोल, और यही अगर तेल की खपत अगर कम होगी तो कैलोरी का सेवन और वो भी कंट्रोल होगा, और उससे क्या होगा, वजन कंट्रोल करने में हेल्प होगी। हार्ट हेल्थ, मैंने अभी इसका जिक्र किया था। देखो तेल में क्या होता है, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट होते हैं, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं, और इसके कारण जो है हार्ट अटैक या हार्ट के डिसीज होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छा तेल इस्तेमाल करें। देखिए भारत में सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता था, मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया जाता था, तिल का तेल इस्तेमाल किया जाता था, और साउथ इंडिया में आप जाओगे तो वहां पे तो कोकोनट का तेल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तेल छोड़ के अब हम हर घर में सस्ते के चक्कर में सोयाबीन का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, सोयाबीन का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें सैचुरेटेड फ्लैट पीछे दिया होता है, पैकेट्स के पीछे दिया होता है सारा सब कुछ, अगर आप वहां पे जाके देखते हो तो आपको पता चल जाएगा। डायबिटीज से बचा होगा। ज्यादा तेल का सेवन इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, और जो टाइप टू जो डायबिटीज होती है उसका कारण भी बनता है, और तेल की खपत कम करने से डायबिटीज की भी जोखिम को कम किया जा सकता है, ऐसा रिसर्च कहता है। मोटापे के संदर्भ में अगर बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जो फैट है, मोटापे के जो वसा जिसे हम कहते हैं, वो फैट जमा होते जाता है और फिर वो जो है अन्य कई सारी हेल्थ रिस्क को जन्म देता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है NFHS, इसका डेटा भी बहुत परेशान करने वाला है और ये बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस है। उन्होंने कहा है कि भाई 2021 और 2025 के बीच में अगर हम बात करें,
2015 से 2021 के बीच में लगभग लगभग ये 6 सालों का डाटा अगर आप देखोगे तो अधिक वजन वाली या मोटापे से ग्रस्त महिला जो है वो 20% से बढ़कर 24% हो गया है। महिलाओं में, वैसे भी महिलाओं में उनकी अपनी नेचुरल बॉडी और नेचुरल जो सिस्टम है उनका, उसके कारण वजन बढ़ने की प्रवृत्ति बहुत रहती है बिकॉज ऑफ पीरियड्स एंड हार्मोनल चेंजेस, राइट। तो उनमें वैसे भी बहुत होता है। अगर वो तेल एंड अदर थिंग्स और बाकी जो अन्य चीजें अगर उनको कम करें, उस पर ध्यान दे, तो ये प्रतिशत घट सकता है। बट 2015 से 2021 की ही अगर आप बात करो तो ये लगभग लगभग 20% से बढ़कर 24% हो गया है। और पुरुषों में 18.9% से बढ़कर 22.9%, माने लगभग लगभग 19 से लेकर 23 तक बढ़ गया है। और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी आबादी में मोटापे की दर अधिक है। उसके भी अन्य अपने रीजंस है। काम के समय डे नाइट काम चलता रहता है, ऑफिस में बैठकर पूरा काम है, शारीरिक काम नहीं है। गांवों में आज भी जो कृषि और कृषि आधारित जिनमें लगे हुए, वो अपना शारीरिक मेहनत जो है उनकी बहुत होती है, उनको जिम की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दिन भर इतना काम करते हैं। और देखिए शुगर, अब चीनी इतना हम लोग खा रहे हैं, एक तो हम लोग चाय में चीनी खा रहे हैं, कॉफी में चीनी खा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हर चीज में चीनी भरी पड़ी है, राइट। जूस पीने जाते हैं उसमें भी ऊपर से हम चीनी डालेंगे। अब ये जो चीनी है, चीनी का जो चीनी सबसे ज्यादा टाइम लेती है टूटने में, शरीर के अंदर जाके वो टूटने में सबसे ज्यादा टाइम लेती है। और हम लोग जो कार से बैठ के जा रहे हैं, मेट्रो से बैठ के जा रहे हैं, आराम से ऑफिस में जाके एसी में अपना कंप्यूटर के सामने बैठे हुए, दिन भर बैठे हुए, तो पेट बाहर आएगा ही आएगा, फैट बढ़ेगी बढ़े। और जो चीनी हम एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं, जो पिज्जा बर्गर एंड बाकी चीजें खा रहे हैं, तो वो टूटने के लिए जो शरीर में मेहनत करनी चाहिए वो 1 घंटे के जिम से नहीं होने वाला। 1 घंटे के जिम से मतलब वो फायदा करेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी नहीं होगा, बट इट विल हेल्प, बट लिटिल बिट, और वो भी कंसिस्टेंसी में। जब आप साल भर 2 साल कंटिन्यू जिम करोगे तब आपको फायदा दिखेगा। बट एज कंपेयर टू इन अवर विलेज एरियाज और द ग्रामीण भारत, वहां जो लोग काम कर रहे हैं वो खेती में काम कर रहे हैं। वो सुबह इतनी तड़पती धूप में, चिलमिलाती धूप में सुबह जाते हैं खेती में, 8 घंटे 6 घंटे कंटिन्यू इतना शारीरिक मेहनत का काम कर रहे हैं। हमारी 1 महीने की जिम और उनका 1 दिन का काम एज इक्वल, मतलब बिल्कुल बराबर लेवल पर है। इसीलिए यहाँ पर आपको मोटापे की तुलना, मतलब मोटापे का जो दर है वो आपको ज्यादा दिखेगी। बचपन में जो मोटापा है, यानी कि बच्चों में, वो बचपन में जो बच्चों के साथ मोटापा है वो बहुत चिंताजनक है। और 2030 तक कहा जाता था कि 5 से 9 वर्ष की आयु के 10.81 यानी 10.81% बच्चे जो है मोटापे से ग्रस्त होंगे। इट इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। इफ यू हैव इन योर होम देयर इज अ छोटे छोटे बच्चे अगर आपके घर में है, सो प्लीज 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 बी अवेयर एंड उनके बारे में, उनके खान पान के बारे में चीजें जरूर देखिए, क्योंकि ये आंकड़े बहुत डरावने हैं। 2030 ज्यादा दूर है नहीं, 5 सालों में ये आंकड़ा 10%, 11% के आसपास चला जाएगा। और ये तो सिर्फ अनुमान है, आंकड़े हमेशा जो असलियत होती है उससे कम ही आंकड़े होते हैं, क्योंकि सर्वे तो पूरा हर एक एक घर जाके होता नहीं है, वो एक एवरेज निकाला जाता है। इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा होगा। हेल्थ रिस्क गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, और मोटापे को सभी बीमारियों की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल डिसीजेस। ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिसीजेस, राइट। WHO ने कहता है कि ये हृदय रोग, मधुमेह, शुगर, डायबिटीज, कैंसर, इन स्थितियों के लिए सबसे बड़ा जोखिम कारक होता है। WHO यही कहता है कि भाई जितनी भी ये बीमारियां हैं, कैंसर, हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड डिसीज या अदर जितने भी है, शुगर है, बीपी है, हाई ब्लड, मतलब लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर, इन सभी चीजों के लिए मोटापा जिम्मेदार होता है। और मोटापा अन्य बीमारियों के लिए भी उसकी, मतलब उसको जननी ही कहा जाता है। भारत में अगर मधुमेह की बात कर ले तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग भारत में प्रभावित है। कितने? 101 मिलियन। तब भी हम ना शुगर खाना छोड़ते, ना हम तेल खाना छोड़ते, और मीठा तो हमें चाहिए चाहिए। हमारे तो खाने के बाद भी मीठा चाहिए। मतलब एक जमाना था, बिलीव नहीं करेंगे ये चीज आप लोगों कि हमारे यहाँ भारत में ये ब्रिटिश आने से पहले तक कोई व्यक्ति अगर आ जाए,
कोई व्यक्ति अगर हमारे घरों में आ जाए तो हम उसको सबसे पहले क्या पूछते थे, पानी और गुड़ रख देते थे उसके सामने, गुड़ और पानी, और वो भी गुड़ केमिकल वाला नहीं, नेचुरल। तो आप सोचो अभी जो व्यक्ति आता है घर में उससे पहले चाय, चाय ना पूछो तो व्यक्ति जो मेहमान है नाराज हो जाते हैं कि नहीं नहीं चाय नहीं पूछा हमसे, बताओ कैसे लोग हैं, ये तो बेकार लोग हैं, चाय नहीं पूछा हमसे। अरे भाई नहीं पूछा, आपका कल्याण किया, कम से कम एक टाइम का तो जहर कम मिला आपको। तो ये चीज है, राइट। इसके अतिरिक्त कैंसर का बोझ भी भारत पर बढ़ने का है। 2025 तक ये कहा गया है कि 15.7 लाख कैंसर पीड़ित जो है भारत में बढ़ सकते हैं इस साल के अंत तक। क्या कारक है? शहरी भारत मोटापे की दर उड़ने के लिए कई कारक जिम्मेदार है, जिसके मैंने बात करें। ये देखो प्रसंस्कृत, राइट, ये जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है, यानी जो ये सारे मार्केट में मिलते हैं ना पैकेज फूड, वो बहुत ही हानिकारक है शरीर के लिए, और इसका चलन अभी बहुत बड़ा है। इट्स ए वेरी फैशन, यू नो। जब हमारे आइडल जो है शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, ये हमें कहेंगे कि भाई चलो आज कुछ तूफानी करते, तो वो शुगर की मात्रा अगर आप देखोगे उसमें, वो कोक में अगर शुगर की मात्रा देखोगे तो हैरान हो जाओगे, इतनी शुगर उसमें होती है। तो हमारे आइडल जो हम जिन्हें आइडल मानते हैं, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, भारत रत्न व्यक्ति आके हमारी हेल्थ, राइट, ये बेचने का काम करते हैं, राइट। तो हम उनसे इन्फ्लुएंस जरूर होंगे, हम इन्फ्लुएंस जरूर होंगे। तो ये शहरों में जो है इसके बड़ी जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, ये बड़े शहरों में वायु प्रदूषण बहुत ही उच्च स्तर का होता है। दिल्ली में तो एवरेज है ना, एवरेज अगर बात करें तो 365 में से मैक्सिमम डेज जो है हवा AQI जो होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, वो हमेशा रेड मार्क के ऊपर ही होता है। ये भी है, आर्थिक कारक भी है इसमें। कम आय वाले परिवार जो होते हैं वो हमेशा सस्ते कार्बोहाइड्रेट पर निर्भर रहते हैं, और इसके कारण इनके पोषण की इनके अंदर बहुत कमी हो जाती है। ग्रामीण आबादी में भी मोटापे की प्रवृत्ति अब दिखना शुरू हो चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो शहर हमारे करेंगे, अब जैसे 2 टियर 3 टियर शहरों तक जो है मतलब 2 टियर 3 टियर एरिया भी शहरों से कनेक्ट हो रहे हैं, वहां पे भी आपके मैकडोनल्ड खुल रहा है, वहां पे भी आपका बर्गर किंग खुल रहा है। तो ऑब्वियसली कोल्ड ड्रिंक बहुत आसानी से, अब गाँव में तो कोल्ड ड्रिंक मिलना बहुत आम बात हो चुकी है, तो कोल्ड ड्रिंक भी वहां आप, अच्छा वहां पे तो और एक समस्या है, ओरिजिनल कोल्ड ड्रिंक नहीं, डुप्लीकेट जो मिलावटी कोल्ड ड्रिंक होती है वो भी वहां पे सबसे ज्यादा बिकती है। कौन देख रहा है दूर दराज के क्षेत्रों में, वहां कोई मैकेनिज्म नहीं। तो ये भी बहुत बड़ी, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, राइट, ये बहुत बड़ी समस्या है। मोटापा को ऐसे मापा जाता है, एक पारंपरिक माप है, जैसे बॉडी मास इंडेक्स BMI, जिसकी बात मैंने अभी करी थी आपको, ये BMI है। ये फैट और मांसपेशियां जो है हमारे, इसका बीच का अंतर तो नहीं करते, बट वसा का वितरण का कारण भी नहीं बनता है। जो पेट की चर्बी है लटरी, वो भारतीयों में आनुवांशिक रूप से पाई जाती है, वो स्वास्थ्य के लिए अधिक जोखिम पैदा करती है। आपका पेट जितना निकला होगा, ऐसा तो हमारे यहाँ तो ये मान्यता है कि जिसका जितना पेट निकला वो उतना समृद्ध व्यक्ति है, अमीर व्यक्तियों के निशान, मतलब लोग बड़ा गर्व से बात कहते हैं कि नहीं नहीं पेट निकलना तो अमीरी की निशानी है। अरे नहीं भाई, बीमारियों का घर है, बीमारियों की निशानी है, राइट। मोटापे को अधिक सटीक आकलन के लिए जो है BMI के साथ साथ कमर की परिधि और शरीर में वसा मापने को भी शामिल करने की सलाह दी जाती है। आपका कमर, आपका पेट कितना है ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी। आपका वेट हमेशा आपको हर हफ्ते वेट करना चाहिए, हर हफ्ते आपको वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि आपकी हाइट और आपका वेट, उसका एक कैलकुलेशन निकलता है, उसको BMI वो देखना चाहिए। आपका मांसपेशी कैसे, पानी की लेवल आपका शरीर में कितना है, ये सारी चीजें आपको चेक करती रहनी चाहिए। एक रिसर्च से पता चला है कि लगभग आधे भारतीय और जो अपर्याप्त रूप से सक्रिय है, राइट, इस मोटापे को लेकर। कार्यालय में काम, डिजिटल उपकरणों का उपयोग के कारण गतिहीन जीवन शैली बढ़ रही है। ऑब्वियसली मैंने जिसका जिक्र किया, हम घूमने भी नहीं जाते, पहले क्रिकेट खेलने जाते थे या ग्राउंड्स पर जाते थे, आजकल तो मोबाइल पे ही गेम खेल लेते हैं, तो इसके कारण भी ये बढ़ रहा है। ऑफिस में काम कर रहे होते, लगातार बढ़ रहे होते, अब देखो काम करना भी जरूरी है, मगर बीच बीच में आप जैसे 1 घंटा काम कर लिया आपने, उठ के 2 मिनट आप चल लिए, पानी पीने चले गए, वॉशरूम चले गए, उसी दरमियान आपका वॉक हो गया। अगर कुछ ऐसा काम है मान लीजिए तो थोड़ा खड़े खड़े ही कर लिया, थोड़ा घूम लिए, बीच में लंच ब्रेक में जाके आपने वॉक कर लिया, 10-15 मिनट आपने वॉक कर लिया, ये चीजें जरूरी है। देखो आपको अपना वे आउट निकालना ही पड़ेगा,
राइट। ये शारीरिक गतिविधि में भी बाधा डालती है, ये असुरक्षित बाहरी परिस्थितियां जो इस तरह की होती है। और बढ़ते यातायात, अपराध दर, ये इसके लिए व्यायाम के लिए सुरक्षित स्थानों की कमी हो रही है। और इसके कारण जो है लोग बाहर, अभी ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। औरतें अपना बेचारी सुबह सुबह घूमने जाती है, चेन स्नैचर आते हैं, चेन उसके उनका गले से चैन या जो भी है मोबाइल वोबाइल छीन के लेके जाते हैं। लाइफ रिस्क भी वैसे बढ़ रही है, इसके कारण भी लोगों के, तो भाई शहरों के लोग तो चले जाए जिम, जिम है ही ना, राइट। सक्रिय जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी वातावरण को भी बदलने की जरूरत है, पेड़ लगने चाहिए। सरकार को भी ये जिम्मेदारी, सरकार की और इंसानों की, दोनों की ये जिम्मेदारी है। अगली खबर हम देख लेते हैं। अगली खबर हमारी है 125 वर्षों में सबसे गर्म महीना रहा है। गर्म और शुष्क फरवरी जो है सबसे, राइट। 2025 में जो फरवरी, मतलब अभी जो गया है 5 दिन पहले, ये जलवायु संबंधी जितनी भी घटना है उसके रूप में फरवरी को एक देखा गया है। और फरवरी माह 125 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। फरवरी माह का इतना कुछ चेंजेस इस महीने में हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है आईएमडी, इन आंकड़ों के अनुसार पिछले 125 वर्षों में सबसे गर्म, द हॉटेस्ट मंथ ऑफ लास्ट 125 ईयर्स फरवरी रहा है। ये पता चला है कि फरवरी में 125 वर्षों में ये सबसे शुष्क भी रहा है, राइट। ये ड्राई जिसे हम कहते हैं वो भी रहा है। और ये सामान्य की तुलना में आधे से भी कम इस वर्ष में, इस महीने में वर्षा हुई है। जो दक्षिण प्रायद्वीप है भारत खास करके और मध्य भारत में स्थिति अधिक गंभीर बनी हुई थी। और पूर्व और पूर्वोत्तर उत्तर पश्चिम भारत में थोड़ा सा बेटर था, क्योंकि जैसे इस एरिया में जैसे पहाड़ है, बर्फबारी होती है, तो उस हिसाब से वो ठीक था। मगर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में जिसकी अक्सर बात करता रहता हूं, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज जो है आपकी जीवन पे बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। ये चीज इतनी ही, ये रियलिटी है। इसके लिए हमें जब जब हम जल्दी जग जाए तो बहुत अच्छा होगा, राइट। अगर बात करें अब तक के सबसे गर्म वर्ष के रूप में इसको स्थापित किया, जलवायु विशेषज्ञ ने कहा है कि भारतीय जो प्रवृत्ति है क्लाइमेट की, उसके अनुसार अगर हम देखें तो फरवरी ऐसा नहीं होता है जैसा पहली बार फरवरी इस वर्ष रहा है। फरवरी 2025 के दौरान जो पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे हम कहते हैं, राइट, क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हर चीज में तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही लगा देते हैं हम लोग, राइट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की घटनाओं में भी इन दिनों काफी काफी मतलब क्या बोलते हैं उसे, घटनाएं जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की काफी हुई है इस समय। अगर बात करें जो औसत तापमान है भारत में, वो 22.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो 22.4 फरवरी में। और खास करके उत्तर भारत में ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि ये महीना सर्दी का महीना है, सर्दी का महीना। और ये शुष्क महीना भी रहा और इसमें बहुत बारिश भी कम हुई। दक्षिण भारत में भी ये स्थिति थोड़ी बेहतर थी, बट फिर भी ये अगर बात करें तो 1.9। और एक दिन मैंने आपको बताया भी था, बोलते बोलते क्लास में पढ़ाया तो नहीं था, फरवरी शायद पढ़ाया भी था, फरवरी में रात में 19 से 20 डिग्री टेम्परेचर था, 19 से 20 डिग्री टेम्परेचर, जो कि बहुत बड़ी बात है। फरवरी 2025 का तापमान अगर देखें तो 1.49 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ा है। अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो 1901 के बाद दूसरा सबसे अधिक तापमान था। फरवरी में 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर गया। और ये बात मतलब बहुत ही डरावनी बात है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट इज रियलिटी। आने वाली जनरेशन, हम भी इंक्लूडिंग अस, क्या क्या देखेंगे कोई भरोसा नहीं। मध्य भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे भी स्थिति बहुत ही खतरनाक थी और तापमान 1.94 डिग्री सेल्सियस इतना ऊपर यहाँ पे भी बढ़ गया। और ये काफी चिंताजनक प्रवृत्ति है। दुनिया भर के लोग ये रिकॉर्ड जलवायु परिवर्तन, ये रिकॉर्ड टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, अभी गर्मी आई नहीं है और गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो आप सोचिए अप्रैल, मई, जून,
उत्तर भारत की क्या हालत होगी और पूरे भारत की। और अभी 4 दिन पहले की बात है, 4 दिन पुरानी बात है कि भारत में इतना जबरदस्त सिनेरियो देखने को मिला, इतना जबरदस्त सिनेरियो, मैं ये भी बताऊंगा आपको, राइट। ये सिनेरियो ये था कि हेवी रेन, उत्तराखंड, हेवी रेन, राइट, हेवी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल, राइट, रेनफॉल, हेवी बर्फबारी जिसे स्नोफॉल कहते हैं, राइट, हिमाचल प्रदेश, रेस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, रेन लाइक सिचुएशन, राइट, रेन लाइक सिचुएशन। मुंबई में, मुंबई हैदराबाद में, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र और आंध्रा में, आंध्र तेलंगाना में लू चल रही थी, लू, गरम लू चल रही थी। आप सोचो सिचुएशन क्या होगी, एक ही दिन में भारत में तीनों ऋतुओं का जो है एक्सपीरियंस हो रहा था, तीनों ऋतुओं का एक्सपीरियंस हो रहा था ये तीनों जगह पर। तो आप सोचिए क्या क्या खतरनाक सिचुएशन है। ये देखिए, ये फरवरी के माह का है, भारतीय मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आईएमडी, उसका आंकड़ा है। ये देखिए, ये यहां से लेके आप ये देखिए रेड रेड जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है। ये देखिए 25-30 डिग्री तक ये गया 1 से 7 फरवरी 2025। ये एक हफ्ते का टेम्परेचर है। कितना खतरनाक, ये रिसर्च से पता चला है कितना आंकड़ा खतरनाक आया है। पूरा का पूरा अगर ये थोड़ा बहुत इधर छोड़ दिया जाए कश्मीर वाला पार्ट, तो ये देखिए हर जगह आपको येलो, रेड और लाइट रेड दिखेगा हर जगह, यानी कि ऑरेंज थोड़ा सा, बाकी मगर पूरा मध्य भारत से लेके पूरा का पूरा जो है आप पूरे दक्षिण भारत तक लाल है, यानी कि रेड, यानी कि टेम्परेचर हाई है, राइट। जलवायु परिवर्तन का असर है। फरवरी में 59% वर्षा की कमी देखी गई और मध्य भारत में तो 89.3% की कमी देखी गई है, जबकि फरवरी में बारिश होती है। केवल 50.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है फरवरी में 2025 में। 2001 के बाद ये सबसे शुष्क महीना रहा और 18वां, मतलब 1901 के बाद ये 18वां सबसे निचले स्थान पर ये गया है, राइट। वर्षा की कमी ने देश में गर्मी की स्थिति को बढ़ा दिया है। गर्म महीना अभी शुरू भी नहीं हुआ है, मार्च भी आप मतलब यू कैन इंक्लूड, बट मार्च में भी थोड़ा सही रहता है अभी भी, इसीलिए जो है मौसम जो बदला है, मार्च में गर्मी आनी चाहिए थी, तो अब आप देख रहे हो कि कई जगह पे बारिश जैसा मौसम है, हवा इतनी तेज चल रही है दिल्ली और आसपास के इलाके में, तो यहाँ फिर से जो है स्वेटर्स वगैरह पहनने पड़ रहे हैं, राइट। और ये जो है जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि जहां मार्च में आपके स्वेटर्स वगैरह सब आप रख देते हो अंदर, आज भी लोग दिल्ली या आसपास के इलाके में, यूपी बिहार मतलब यहाँ इलाके में जो है अभी भी रजाई ओढ़ी जा रही है, अभी भी स्वेटर्स पहने जा रहे हैं। फरवरी के दौरान जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी अनुपस्थिति थी, इसके कारण शुष्क और गर्म दोनों स्थितियों में इसने योगदान दिया। पिछला वर्ष 2024 जो था उच्च तापमान के लिए जाना गया और ये 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये भी बहुत ही खतरनाक सिचुएशंस थी कि 2024 जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसने बढ़ाया। वो मानव इतिहास का सबसे गर्म साल था। भारत की अगर भविष्य की स्थिति देखें तो हीट वेव काफी प्रभावित कर रहा है और मार्च से मई 2025 तक हीट वेव दिनों की संख्या जो है अधिक बढ़ेगी, ये भी कहा गया। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में भी गंभीर हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय पे। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु ऐसे शहर भी लू की चपेट में आ गए। मैंने तो मुंबई और हैदराबाद का भी आपको बता ही दिया कि लू की चपेट में तो फरवरी में आ चुके हैं लोग। और यहाँ पे भी वहां का तो शहरीकरण के अपने और ही समस्या है। इतनी गाड़ियां चल रही है, उनसे निकलने वाले धुएं है, हर जगह जो है ग्रीन हाउस, वो कांच के कांच लगे हुए हैं, उन पे पड़ने वाली रोशनी जो रिफ्लेक्शन होती है और वो ऊष्मा जो है वातावरण में ही रहता है, वो कहीं नहीं जाता है। पहले के घरों में जैसे मिट्टी के हुआ करते थे, सड़कें मिट्टी की, तो वो मतलब अवशोषित कर लेता था। अब जो है वो रिफ्लेक्शन होके जो है ऊष्मा जो है, हीट जनरेट होती है, ये सारी चीजें। और फिर ऊपर से पेड़ पौधों की कमी, पानी की कमी, तो वो भी जो है हीट बढ़ाने में
सहायक होता है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन ये राज्य हीट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए 2024 में। आईएमडी ने कहा है कि 1981 से 90 के बीच में भारत में 413 हीट वेव के मामले आए थे, मतलब 413 दिन जो है हीट वेव रही थी। और 2011 से लेके 2020 के जो ये 9 सालों की अगर बात करें तो ये 600 दिन हो गई है। 600 दिन, इतने दिनों में। पहले 413 थे, अब लगभग 200 बढ़ गए हैं। गर्मी से होने वाली मौतों की जो संख्या है 1981 और 90 के बीच में 5457 थी, और 2011 से 2020 में ये 11555 हो गई है। ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा ये बढ़ गई है लू से मौत, गर्म हीट वेव के कारण, सनस्ट्रोक जिसे कहते हैं, सनस्ट्रोक। तो ये सब चीजें हैं, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें हमारे वनों का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, वन बढ़ाने पड़ेंगे, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। ये बेहद जरूरी है, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तभी जाके हम जो है हीट वेव से बचेंगे। राइट। यूक्रेन शांति प्रस्ताव है, यूक्रेन का शांति प्रस्ताव है। ये 24 फरवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूक्रेन में युद्ध और शांति प्रस्ताव दिया गया था, और यूक्रेन यूरोपीय सहयोगी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में युद्ध को कम करना, शत्रुता को जल्द से जल्द समाप्त करना, रूस और यूक्रेन के बीच में शांति समझौता लाना, इसका आह्वान किया गया है। अगर बात करें जो प्रमुख यूरोपीय देश है, उन्होंने G7 सदस्य यानी कि अमेरिका को छोड़कर, क्योंकि अमेरिका भी इन चीजों से निकल ही चुका है बाहर, तो 93 देशों ने पक्ष में मतदान किया। रूस, अमेरिका, इजराइल, हंगरी सहित 18 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया, और भारत, चीन, ब्राजील, सऊदी अरब, यूएई और अन्य 65 देशों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया है। राइट, भारत न्यूट्रल ही रहा इस मामले में। अमेरिकी वोट की बहुत वैल्यू होती है, बट अब जब से मिस्टर ट्रंप प्रेसिडेंट बने, वो हर एक चीज से बाहर ही जा रहे। तो अमेरिका यूक्रेन ने जैसे युद्ध जब से शुरू हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है कि यूक्रेन ने जो है यूक्रेन के खिलाफ जाकर जो है अमेरिका ने वोट किया है। नहीं तो अब तक अमेरिका जो है यूक्रेन के साथ ही खड़ा था। और अभी हाल ही में जेलेंस्की और ट्रंप की जो बैठक हुई है राष्ट्रपति भवन में, वहां व्हाइट हाउस में, तो वो भी बहुत तनातनी के बीच खत्म हुई है। और ऐसी हालत आ गई, ऐसी नौबत आ गई कि उनको लिटरली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप जाइए, अब यहाँ से आप निकलिए, गेट आउट कर बोल दिया। तो अब ये चीज बहुत ही आगे आने वाला। और अमेरिका ने अभी जो है, यूएसए ने सारी यूक्रेन के लिए जितनी भी एड थी, राइट, वो चाहे वॉर लाइक सिचुएशन के लिए हो या वॉर आर्म एंड एम्यूनिशन हो, पैसा हो, वो सब कुछ रोक लगा दी है, सब पे स्टॉप कर दिया कि हम अब वी आर नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर यूक्रेन पीपल। राइट, भारत ने परहेज किया है, भारत ने तटस्थ रुख को ही अपनाया है, और उन्होंने कहा है कि भाई जो प्रस्ताव है और इसके अनुरूप मतदान से इन्होंने पिछले परहेज किया है। और भारत कहते हैं कि भाई जब दोनों पक्ष तैयार हो जाएंगे हम उनके साथ रहेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत के जो पड़ोसी है, उन्होंने भी मतदानों इसमें हिस्सा नहीं लिया है। देखो, अमेरिका ने प्रतिद्वंदी प्रस्ताव दिया है शांति का रास्ता, और उसको रूसी यूक्रेन संघर्ष में जो जानमाल मतलब जो नुकसान हुआ है उस पर शोक व्यक्त किया है, और उसमें भी भारत ने हिस्सा नहीं लिया है अमेरिकी प्रस्ताव पर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बयान दिया है, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भाई यूक्रेन का जो युद्ध है वो यूरोपीय शांति और सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के जो मूल सिद्धांत है उनके लिए गंभीर खतरा है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर वॉर नहीं रोक सका तो यूएन की जो रिलेवेंसी है वो खत्म होगी, यूएन पर भरोसा नहीं रहेगा। और अब तो जिस तरह के पूरा दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के कगार पर है, बदला नहीं है, बदलने के कगार पर है, वहां पे तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का इंपॉर्टेंस रहेगा या नहीं रहेगा, उसी पे सवाल खड़ा हो चुका है। राइट, तो व्हाइट हाउस में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। तो ये शांति समझौता और यूरोप की पूरी यूक्रेन की जो योजना है उस पर ही प्रश्न चिन्ह लग चुका है। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने कहा कि आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रूस और अमेरिका एक साथ खड़े हुए दिखे हो, कहीं बहुत कम ऐसी जगह है कि खास करके कोल्ड वॉर और वो सब चीजें का इतिहास को देखा जाए। मगर पहली बार ऐसा हुआ है कि आज के डेट में जो है एक अमेरिका जो
पूरी दुनिया का प्रहरी या रक्षक के तौर पे जाना जाता था, वो टैग अमेरिका खुद छोड़ना चाहता है, वो बर्डन को कम करना चाह रहा है। इसलिए अब जो है यूरोपियन यूनियन, अब ये नया गठजोड़ दिख रहा है अमेरिका वर्सेस यूएसए के, जो खाली जगह भरने के लिए जो है ईयू सामने आ रहा है। और इसीलिए जो है इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति, उन्होंने कहा, और विदेश मंत्री ने भी कहा फ्रांस के, कि ब्रिटेन रूस यूक्रेन के बीच 1 महीने के लिए आंशिक युद्ध विराम का प्रस्ताव ये रख रहे हैं, और इसमें हवाई, समंदर, ऊर्जा और इन सभी पर हमले जो है इसको शामिल किया जाएगा, लेकिन जमीन की लड़ाई चलती रहेगी। और ब्रिटेन ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध विराम के लिए कई प्रस्ताव चर्चा के लिए हमारे पास है, और हम जो है इससे एक अच्छा रास्ता निकाल कर ले आएंगे। और इसीलिए बहुत लेटेस्ट न्यूज है ये कि यूक्रेन के साथ पूरा यूरोप खड़ा दिख रहा है, पैसे दे रहे हैं, आर्म एमिशन दे रहे हैं, हर चीज के लिए जो है यूक्रेन के साथ यूरोप खड़ा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है कीर स्टारमर, इन्होंने 5,000 से अधिक मिसाइल खरीदने के लिए 1.6 पाउंड का जो है वित्तीय समझौता दिया, उसकी घोषणा की। और साथ ही साथ रक्षा समिति यूक्रेन की सुरक्षा लेकर 4 स्टेजेस की एक योजना भी बनाई है। उसमें है, पहली में सैन्य सहायता देते रहेंगे भाई, रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना जारी रखेंगे, ये पहली चीज है। स्थायी समझौता के लिए बात चलेगी, बट यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित किया जाएगा, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा। और अगर शांति समझौता अगर होता है तो रूस की मतलब जो यूक्रेन की रक्षा क्षमता है उसको और बढ़ाएंगे, ताकि भविष्य में रशिया या कोई अन्य देश जो है यूरोप को तोड़ने की कोशिश ना करे, और यह आक्रमण को भी रोका जा सके। और यह भी कहा गया है कि एक गठबंधन विकसित होगा और यूक्रेन के साथ समझौता होगा, उसको बनाए रखा जाएगा, और शांति को बहाल करने के लिए जो है काम किया जाएगा। तो पूरा यूरोप जो है आज की डेट में एक जगह जमा हुआ दिख रहा है। यूरोप, जैसे अमेरिका ने अपने आप को पीछे खींच लिया, अपने कदम पीछे खींच लिया, अमेरिका ने किसी भी तरह के हेल्प देने के लिए बंद कर दिया है, तो उसके बाद जो है यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है, रशिया के खिलाफ खड़ा है, युद्ध के बजाय शांति का पक्ष ले रहे हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इवेंट्स आपके यूपीएससी से लेकर हर एग्जाम के लिए, तो उस पर आप भी नजर बनाए रखिए। मैं तो आपको जितना भी अपडेट होगा वो ले आऊंगा। आज बहुत ही बेहतरीन खबरें थी सारी, तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आप प्लीज सभी लोग जो है क्लासेस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। नोट्स वगैरह आदि के लिए भी बता सकते हैं, आपकी अगर कोई समस्या है वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर चर्चा कर सकूं।